अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22। बात करते हैं अगर आर्टिकल 22 की दोस्त। ठीक है, आर्टिकल 22 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 22 जो है, ये इसमें क्या है भाई कि गिरफ्तारी में जो संरक्षण होता है, ठीक है। अगर आपने कोई काम कर दिया भाई ऐसे कि आपको गिरफ्तार करना पड़ जा रहा है, तो उसमें जो संरक्षण आपको मिलता है उससे संबंधित है आर्टिकल 22। गिरफ्तारी में संरक्षण, ठीक है। आर्टिकल 22 में अगर देखिए भाई क्या होता है कि अगर आपको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपने कोई दंडात्मक अपराध किया है तो उसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन 24 घंटे से पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। आप इसमें वकील रख सकते हैं, लेकिन जो दो तरह के अपराध होते हैं भाई इसमें, एक आप देखिए बात समझिए, दो तरह के अपराध होते हैं। एक होता है दंडात्मक अपराध। दंडात्मक, एक सेकेंड, 1 सेकेंड भाई। एक होता है दंडात्मक अपराध। इस अपराध में क्या होता है मेरे भाई कि आपको अपराध के बाद क्या होगा, आपको अपराध के बाद अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। 24 घंटे से पहले आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। जैसे आपने कोई ऐसा काम कर दिया तो इसमें आपको अरेस्ट तो कर लिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे के जो अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होता है, पेश करना होता है, ठीक है। 24 घंटे के अंदर, अंदर, ठीक है, मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना होता है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। दूसरी चीज, आप इसमें वकील रख सकते हो, वकील रख सकते हो, ठीक है भाई, वकील रख सकते हो। तो ये हो गया दंडात्मक अपराध। लेकिन अगला जो बात करें, एक होता है निवारक निरोध, ठीक है भाई, निवारक निरोध। 1 सेकंड दोस्त। निवारक निरोध, अब इसमें क्या है मेरे भाई, इसमें आपको अपराध से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है, समझ रहे हैं। अपराध से पहले, अपराध से पहले, 1 सेकंड दोस्त, गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो ये आप समझ में आ गया। निवारक निरोध में क्या है भाई, अपराध से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है।
ठीक है, बिना वारंट के आपको गिरफ्तार किया जा सकता है सिर्फ शक के आधार पे भाई, कि मतलब कहीं इस सोचना लगे कि भाई ऐसा घटना होने वाला है, तो जिस पे आपको शक है भाई, आप पे शक है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। ठीक है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, 3 महीने तक, समझ रहे हैं बात को, 3 महीने तक आप बिना वारंट के गिरफ्तार किए जा सकते हैं। तो ये हो गया भाई, समझ में आ गया। तो आर्टिकल जो 22 है गिरफ्तारी से संबंधित है, बस इतना याद रखिएगा आप। ठीक है, उसके बाद जैसे आपको अगर इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा भाई, आपको सबसे पहले आपसे पूछताछ होगी। क्या होगी? पूछताछ होगी। ठीक है दोस्त। दूसरा, उसके बाद आपको कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है भाई, आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाएगा। फिर आपको, ठीक है, पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाएगा। तो ये हो गया भाई मोटा मोटी आर्टिकल जो 22 है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 23 से 24 की। आर्टिकल 23 से 24 की। ठीक है, इसमें क्या है भाई, तो इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। इसमें भी जो आर्टिकल 23 है मेरे भाई, जो आर्टिकल 23 है वो क्या कहता है इसको समझते हैं। आर्टिकल 23 ये कहता है मेरे भाई कि अगर आपके साथ क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, एक सेकंड, तस्करी हो रही है आपकी। ठीक है, अगर आपसे बेगारी करवाई जा रही है, अगर आपको बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, ठीक है, जबरदस्ती आपसे काम करवाया जा रहा है, ठीक है, तो इन सब से संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 23 है। ठीक है भाई,
आर्टिकल 23 में क्या है, तो आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आप मतलब आपका जो मतलब तस्करी कर रहा है, कोई आपको बेच रहा है, आपसे कोई बेगारी करवा रहा है, बस आपको बदुआ मजदूर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो आर्टिकल 23 में संबंधित है। ओके। आर्टिकल 23 बी की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है राष्ट्रहित या आपातकाल से। आर्टिकल 24 की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 24 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 24 ये कहता है मेरे दोस्त कि आप 14 वर्ष से कम बच्चों से बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं आर्टिकल 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 25 से 28। जो आर्टिकल 25 से 28 है मेरे भाई, ये धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अगर बात करें आर्टिकल 25 में, तो जो आर्टिकल 25 कर रहा है मेरे भाई, इसमें आप अगर व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हैं, आप किसी धर्म का काम कर सकते हो। आर्टिकल 25
व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से आप किसी धर्म को मान सकते हो भाई, किसी धर्म को मान सकते हो। आप उसका प्रचार कर सकते हो। ठीक है भाई, आप उसका प्रचार कर सकते हो। उस धर्म से संबंधित कार्य कर सकते हो। तो ये आपके व्यक्तिगत रूप से आप एक स्वतंत्र हो। ठीक है। तो आर्टिकल 25 से जो 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता संबंधित है। अब बात करते हैं 26 में क्या लिखा हुआ है भाई। जो आर्टिकल 26 क्या कह रहा है मेरे दोस्त, इसको समझते हैं। इसमें यह है कि इसमें सामूहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। सामूहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। अब सामूहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है मेरे भाई? इसका मतलब ये है कि भाई आप किसी धर्म के संबंधित जो भी कार्यक्रम कराना है, ठीक है, तो इसमें आप धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हो। धार्मिक कार्यों का आयोजन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद बात करें, आर्टिकल 25 हो गया, आर्टिकल 26 हो गया, आर्टिकल 27 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 27 ये कहता है मेरे दोस्त, आर्टिकल 27 ये कहता है कि जो धार्मिक कार्यों से संबंधित धन होगा ना, कार्यों से संबंधित धन टैक्स फ्री होगा। क्या होगा भाई? टैक्स फ्री होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं।
अब बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 क्या कहता है भाई? आर्टिकल 28 ये कह रहा है मेरे दोस्त कि जो सरकारी खर्च पे चलने वाले विद्यालय हैं, चलने वाले विद्यालय, सरकारी खर्च पे चलने वाले विद्यालय में धार्मिक धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है, तो सरकारी खर्च पे चलने वाले जितने भी विद्यालय हैं उसमें जो धार्मिक शिक्षा है वो नहीं दी जानी चाहिए। ओके। अब बात करते हैं आर्टिकल 29 से 30 की। आर्टिकल 29 से 30 की ये क्या कह रहा है भाई? जो आर्टिकल 29 है और 30 है ये कह रहा है भाई कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है भाई, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब इसमें क्या है भाई? जो आर्टिकल 29 है इसमें, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 29 ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है भाई, जो अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा होनी चाहिए। अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा होनी चाहिए। जैसे भाषा, लिपि, जैसे भाषा, लिपि, धर्म, जाति, के आधार पर शिक्षा से संस्थान से
वंचित नहीं कर सकते भाई, वंचित नहीं कर सकते। आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 ये कहता है मेरे भाई कि जो अल्पसंख्यक हितों की रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे किसी के मतलब भाषा के आधार पे, लिपि के आधार पे, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे उनको किसी भी संस्थान से वंचित नहीं रहना चाहिए, यानी वंचित नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 30 की। ठीक है, आर्टिकल 30 की बात करें दोस्त, तो आर्टिकल 30 क्या है? अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं। आर्टिकल 30 में ये कह रहा है मेरे भाई कि जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, जो अल्पसंख्यक हैं वह अपनी संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे मदरसा, संस्कृत विद्यालय, ठीक दोस्त। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं आर्टिकल 31 की। आर्टिकल 31, तो आर्टिकल 31 जो था ये था संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। संपत्ति का अधिकार, ठीक है दोस्त, संपत्ति का अधिकार जो अब नहीं रहा, ठीक है, अब इसको हटा दिया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। तो आर्टिकल 32 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह जो आर्टिकल है इसको हम लोग कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। अब इसमें क्या है भाई, इसके अन्य जो नाम हैं, ठीक है, इसके जो अन्य नाम हैं इसको संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। संविधान का आत्मा भी लोग कह देते हैं इसको, ठीक है। इसी को हृदय भी कहा जाता है कि भाई ये संविधान का हृदय है। इसी को संरक्षक भी कह लेते हैं लोग। इसी को गारंटर भी कहा जाता है।
प्रतिभूति या गारंटर। ठीक है, तो इतने इसके अन्य नाम हैं। इसी को ही मूल अधिकार को मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है। ठीक है, इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है पांच प्रकार का रिट जारी करता है। ठीक है भाई, तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का जो है रिट जारी करता है। ये बात भी आप समझ गए। पहला, जो पहला है वो ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को, मतलब इसमें क्या है भाई, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने को कहता है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर। ठीक है भाई, समझ रहे हैं बात को। कहने का मतलब बात यह है कि इसके, अगर आप इसके अंतर्गत जो है, जो सुप्रीम कोर्ट है भाई, कहता है कि भाई देखो, जो आपने गिरफ्तार किया है उस बंदे को हमारे सामने लाओ, वो भी 24 घंटे के अंदर। ठीक है, इसके बाद है परमादेश। परमादेश भाई, परमादेश क्या है भाई, तो जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है तो उसके लिए जो है जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, परमादेश जारी करता है। लेकिन एक चीज़ है कि भाई यह राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होते हैं, बाकी जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे लोग हैं सब पर ये लागू होता है। ठीक है भाई, उसके बाद है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, अभी अधिकार परीक्षा क्या है मेरे भाई, अधिकार परीक्षा क्या है, तो अधिकार परीक्षा ये है दोस्त कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर कार्य कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है बेटा तुझको कितने ये परमिशन दिया भाई कि तुम ये जो काम करो। ठीक है, उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध, अब प्रतिषेध की बात करें तो जब कोई न्यायालय अपने अधिकार से बाहर काम करता है ना तो उसके ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध जारी करती है। ठीक है भाई, और उसके बाद लास्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, अभी उत्प्रेषण कैसे है दोस्त, तो जब कोई न्यायालय कोई फैसला सुना दिया है तो पुनः फैसले को बदलने के लिए इसको जारी किया जाता है।
ठीक है, तो इसको उत्प्रेषण बोलते हैं।